देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दोनों अड़ गए, खत्म कहानी। सरकार और किसान दोनों अपनी बात पर अड़े हैं, लिहाजा किसानों का मसला एक बार फिर से फंस गया है। आज 11वें दौर की बातचीत थी। सरकार ने कड़ा रुख दिखाया है और साफ कहा कृषि मंत्री ने कि हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया है। कृषि मंत्री ने किसानों को कहा कि उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उससे ज्यादा सरकार अब कुछ नहीं का ऑफर कर सकती, लिहाजा किसानों को एक बार फिर से सरकार के प्रस्ताव पर सोचना चाहिए। तो आज किसानों के मुद्दे पर बड़ी खबर यही है कि जो प्रस्ताव सरकार ने दिया था उसे ठुकरा दिया किसानों ने, और सरकार का कहना है कि इससे ज्यादा हम ऑफर नहीं कर सकते। आइए पहले आपको सुना देते हैं क्या कहा गया। कोई रास्ता निकला आज की मीटिंग में? नहीं, रास्ता वही है उनका, जो उनका प्रस्ताव था वे उसी पे चाहते हैं कि उस पर अगर सहमति हो तो ठीक है, नहीं सहमति है तो भाई आप अपना आंदोलन चलाओ, हम अपनी सरकार चलाओ। तो आप लोग सहमत हैं उस पे? आप लोग नहीं, अभी कल जाकर हम बात करेंगे अपने, आप संघ बॉर्डर जा रहे हैं वहाँ पे मीटिंग करेंगे। कब है मीटिंग? अभी। तो सरकार ने अब कहा है कि आप अगर जो प्रस्ताव है आप सहमत हो तो आप सहमत बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर सहमत हो और आप हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमको बता दो, हम बैठ लेंगे कल। मतलब हमको बताना है कि हमें सरकार से बैठना है या नहीं बैठना। तो आप लोग बैठेंगे? हम बात करके बताएंगे। नहीं तो आपका स्टैंड क्या है 3 कानूनों को लेकर? कल बात करेंगे ना। आज लेकर स्टैंड क्या है? स्टैंड हमारा वापसी का है और स्टैंड क्या स्टैंड बदल लग रहे हैं। नहीं तो फिर क्या बातचीत करेंगे जब स्टैंड वही है तो? और बात कर लेंगे, अपनी सलाह करेंगे। लेकिन तो है ना, नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा ना इससे बेहतर प्रपोजल हम नहीं ला सकते थे। हाँ, ये कहा उसमें थोड़ा बहुत साल को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है डेडलॉक कैसे टूटेगा? आपको कैसे लगता है? अरे हम क्या डेडलॉक तोड़ना, हमें तो आंदोलन करना। आंदोलन हम कर रहे हैं, बढ़िया टूट जाएगा और एक आध महीने में। अच्छा, एक आखिरी सवाल। 26 तारीख को लेकर के ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? वो तो आ ही रहे हैं, तो गांव के लोग आ रहे हैं। आज तो 22 ही है, उसकी रणनीति बना रहे हैं हम। तो ट्रैक्टर परेड होगी? सरकार ने प्रपोजल दी थी वो कल हमने नामंजूर कर दी थी। और जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने आज जो है वो नहीं मानना है। तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी होगा। कोई तारीख आपको दी नहीं? तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। और 26 तारीख की परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेके कोई बात नहीं, अब 26 को तो जो होगा सो होगा ही। 3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। ये भी कहा भी विज्ञान भवन बंद हो रहा है 26 जनवरी के लिए, आपके साथ अन्य जगह पर हम बात कर लेंगे। इसी के साथ सबका धन्यवाद करने के बाद कहा भी मैं मीटिंग की प्रक्रिया समाप्त कर रहा हूं। सरकार अपने तरफ से मीटिंग का सिलसिला तोड़ के गई है, हमने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा। किसान आगुओं ने बड़े धैर्य से 3.5 घंटे उनका वेट किया। वो बातचीत से मसले का हल करना चाहते हैं। भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है, वो बातचीत से निर्णय नहीं करना चाहती। भारत सरकार फिलहाल किसानों के हित में बात नहीं कर रही, यह आरोप आपने किसान नेताओं का सुना। आज की बैठक के बाद यह हुआ है। पिछली बैठक में सरकार ने किसानों को एक ऑफर दिया था, 1.5 साल तक तीनों कानूनों को हम होल्ड कर देंगे, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े रहे। आज बैठक शुरू होने के बाद दोनों पक्षों में सिर्फ 15 मिनट बातचीत हुई है, जिसमें बात आगे बढ़ने की बजाय फंस गई। इस बीच किसान ट्रैक्टर परेड पर अड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार और बैठक, एक बार और माथापच्ची, एक बार और किसानों को मनाने की कोशिश, एक बार और आंदोलन खत्म कराने की कोशिश, एक बार और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश, लेकिन नतीजा एक बार फिर वही। वो विचार का अभी जो विचार चल रहा है वो कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। बुधवार को 10वें दौर की बैठक में सरकार ने तीनों कानूनों को करीब 1.5 साल तक होल्ड करने का प्रस्ताव दिया था। तब ये लग रहा था कि शायद किसानों को प्रस्ताव पसंद आएगा, लेकिन गुरुवार को आपस में चर्चा करने के बाद किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और बात फिर वहीं पहुंच गई। जो किसानों की कमेटी बनी हुई है उन्होंने ठुकरा दिया, तो बस ठुकरा ही दिया। हम भी किसान अन्नदाता उनका समर्थन करता है। ये 1.5 साल की बात हम लोगों को टरकाने के लिए है। हम जानते हैं इस चीज को कि ये चाहते हैं कि 1.5 साल का झांसा इन्हें दे दो, इसके बाद जो है ना ये यहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन किसान सब जानता है कि झांसा दिया जा रहा है, इसके पीछे कुछ भी वास्तविकता नहीं है।
इसलिए जब तक आर पार की बाजी ना हो ले तब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। इस बीच किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर भी अड़े हैं। लगातार 4 दिनों से पुलिस और किसानों के बीच बात हो रही है। किसानों को पुलिस की ओर से केएमपी हाईवे पर परेड का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि परेड करेंगे तो सिर्फ आउटर रिंग रोड पर। देखो, अभी तक तो हमारा स्टैंड यही है और ये स्टैंड यही रहेगा कि 26 की परेड होगी, 100% पीसफुल होगी और आउटर जो रिंग रोड अंदर वाली उसी पर होगी। उसी की हम मांग कर रहे हैं और हमारे को उम्मीद है कि सरकार इसमें किसी का वादा ना डाले। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों ने जोरदार तैयारी की है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बीच राजा भी मेरठ से दिल्ली पहुंच चुका है, सज धज कर 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेने के लिए। ये भैंसा है लेकिन नाम है इसका राजा। राजा आया है मेरठ से खास तौर पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए। बुग्गी भी कुछ खास तरीके से है। इसमें जो मूठ है ये पूरी तरीके से पीतल की लगाई गई है और पीछे तक बिल्कुल सजावट के साथ तैयारी है। जो मोदी से नाराज हो रहा, आप नाराज हो इसीलिए? नाराज है, ये भी नाराज है। अच्छा, लेकिन ये जो लाए हो ये क्या खास क्या बात है? परेड में जागा 26 जनवरी की 26 जनवरी की परेड में वहीं जागा, ट्रैक्टर के साथ जागा, तिरंगा बांध के। और अभी तो 10 और आ रहे हैं, 10। 26 जनवरी के लिए किसान परेड की तैयारियों के बीच अकाली दल के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा विवादों में है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला डीएसजीपीसी के फंड में गड़बड़ी का है। पुलिस नहीं छोड़ेगी, मिनिस्ट्री नहीं छोड़ेगी। ये गबन है, पब्लिक मनी। ये गुरुद्वारा जो मनी है इसको पब्लिक मनी कह सकते हैं, सिख संगत के माल है और उसके साथ उन्होंने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग नहीं किया, तहस नहस करके रख दिया। लेकिन सिरसा उल्टा बीजेपी को घेरने में लगे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी है कि पुलिस किस कैपेसिटी में हमें प्रिवेंटिव अरेस्ट या हमें गाड़ी में बिठा के क्यों लाई है, और अगर मुझे अरेस्ट नहीं किया तो फिर ये किडनैपिंग भी है। और प्रिवेंटिव अरेस्ट किस चीज के लिए किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उधर किसानों को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी की ओर से किसानों के समर्थन का प्रस्ताव जारी किया गया। वहीं शिवसेना भी लगातार सरकार को घेर रही है। पुलिस से हमको लगता है कि कुछ जरूरत से ज्यादा सक्रिय दिख रही है। जब किसानों ने पूरी तरह से ये विश्वास दिलाया है और अब तक शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपने आंदोलन को बनाए रखा है। क्या सरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना कीर्तिमान प्रस्थापित करना चाहती है कि हम इतने राउंड चर्चा विश्व में अब तक एक कीर्तिमान किसी ने स्थापित नहीं किया था। किसानों के आंदोलन को 58 दिन हो चुके हैं। 11 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बात बन नहीं रही। आखिर क्यों? किसने फंसा रखा है पेच? सरकार ने या फिर किसानों ने? दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस दौर की बातचीत भी आज खत्म हुई, बेनतीजा रही। सवाल यही कि दोनों अड़े, क्या कहानी खत्म हुई? सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। चरण सिंह सापा साहब प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से कांग्रेस पार्टी के। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब प्रवक्ता अकाली दल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि सुधांशु त्रिवेदी से आज चर्चा की शुरुआत हो। पुष्पेंद्र जी आपके साथ करें, उसके बाद सिरसा साहब फौरन आपके पास आऊंगी। पुष्पेंद्र जी, दोनों अड़े, खत्म कहानी? नहीं, देखिए अंजना जी, 2 मांगों को लेकर के ये आंदोलन हो रहा है। पहली मांग ये थी कि 3 काले कानूनों को जो है वापसी लिया जाए। दूसरा, एमएसपी की व्यवस्था की जाए, एमएसपी को बाध्यकारी करा जाए, लीगल गारंटी दी जाए एमएसपी। क्या इन दोनों मांगों में मांगों की सरकार ने माना है? यदि ये एमएसपी की लीगल गारंटी देते तो कुछ किसान संगठनों को हम लोग समझाने में सफल हो सकते थे कि ठीक है भाई, आपकी एक बात लीगल गारंटी वाली मान ली गई है तो आप अमेंडमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अमेंडमेंट जो आप चाहें उसको आप करवा लें। लेकिन इन्होंने ना तो एमएसपी की गारंटी दी है, जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को छोड़ करके यदि ये कानून लीगल गारंटी का बन जाता है अंजना जी, तो सारे देश के किसान को लाभ ऐसा ही मिलेगा जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है।
और 23 फसलों की एमएसपी को बाध्यकारी बनाने में क्या आपत्ति है? हम बार बार सरकार से पूछ रहे हैं। इन तीनों कानूनों के अलावा तत्काल उसका अध्यादेश ला करके इसको किया जा सकता था, लेकिन इसको ना करके सरकार इसको लटकाना चाहती है। 125 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है। अब ये 11 राउंडों का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो अब हम भी 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टरों का परेड करके और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर 1.5 साल तक कानून पर रोक लगती और एक कमेटी के साथ बैठक होती, इस प्रस्ताव में क्यों खोट नजर आता है आपको? एक शुरुआत तो हो सकती थी। सुधांशु जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? एक जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर सुधांशु जी से जवाब लेंगे उसका। नई बात नहीं है, रोकने का काम तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही कर दिया है अंजना जी, तो इसमें इन्होंने क्या नया कर दिया? और उसके बाद ये चाहते हैं कि ये उठ के चले जाएं 1.5 साल बाद, फिर इसको हम लागू कर दें। अरे भाई, जब आंदोलन हो रहा है, बड़ा आंदोलन हो रहा है, और ऐसा आंदोलन हो रहा है जो है लंबे समय से इतने बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तो इसको मानने में क्या आपत्ति है? मान के इसको समाप्त क्यों नहीं करते हैं ये? जी देखिए अंजना जी, मैं एक बात बहुत साफ कहूंगा, कारण ये दूसरा है। मैंने पहले भी ये कहा कि ये देश का पहला और इकलौता किसान आंदोलन है जिसका कोई नेता नहीं है। बस यहीं पे समस्या है, क्योंकि 42 में एक ही ऐसी नहीं बता सकते किसान यूनियन जिसका कोई अध्यक्ष ना हो। कहते हम तो इतना डेमोक्रेटिक है, सब बैठ के बात करेंगे। अब नेता ना होने की समस्या ये होती है, अब नेता बनने की प्रतिस्पर्धा है कि एक को लगेगा कि मैं उससे कड़ी बात कह के उससे बड़ा नेता बन जाऊं, दूसरे को लगेगा मैं कुछ और नया करूं और देखूं उसके आगे निकल जाऊं। इस प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में यह आंदोलन फंस गया। अन्यथा मैं विनम्रता से कहता हूं पुष्पेन जी, अगर आपको लगता है कि 1.5 साल बाद सरकार फिर लागू कर देगी, तो अगर आप ऐसे सोचे तो मान लीजिए कानून वापस ले लिया, तो ये कहां लिखा है कि साल भर बाद दोबारा नहीं लाया जा सकता? इसलिए यह तर्क एकदम विचित्र है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि 70 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई, यह दुखद है, परंतु आपको पता है कि 2014 तक के डाटा के अनुसार उससे पहले के 25 साल में 4 लाख किसानों की डेथ हुई है। 2 महीने में औसतन 2000 किसान आत्महत्या करते थे। उन आत्महत्या करने वाले किसानों का कभी ट्रैक्टर वाले किसानों से लेना देना है? बताइए। ट्रैक्टर की कीमत 3 से 7 लाख होती है, जिनके पास 2 जून का खाना नहीं है। क्या उनके बारे में आपके दिल में कोई दर्द नहीं है? औसतन 1000 प्रति माह आत्महत्या करते हैं। विदर्भ, तेलंगाना, एक वाक्य पूरा कर दूं, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वहां तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। आप क्यों अपने ही गरीब भाइयों के हाथ से रोशनी छीनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। यदि एमएसपी की व्यवस्था लागू हो जाएगी तो जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का किसान समृद्ध हुआ है, उसी प्रकार से सारे देश का किसान, और इस बात को समझ चुका है सारे देश का किसान, वो भी समृद्ध हो जाएगा। और हमने ये कहा कि आंदोलन में शहादत हुई है, आत्महत्या नहीं हुई है। आत्महत्या की बात आपने फिगर दी है, आत्महत्या तो होती चली आ रही है, कांग्रेस के जमाने में हुई है और आपकी गलत नीतियों के कारण भी हुई है। लेकिन आप नहीं चाहते कि एमएसपी को जो है लीगल गारंटी बनाया जाए, जिससे सारे देश के किसानों को इसका लाभ मिल सके, जिस प्रकार पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को मिला है। तो आप कम से कम इसको तो कर सकते थे। फिर आपकी बात जो दूसरी थी कि भाई हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और कमेटी के माध्यम से इसमें निर्णय हो सकता है, उसको कुछ मानने के लिए किसान तैयार हो जाते। लेकिन आप कुछ भी देना नहीं चाहते। आप चलिए, अब बड़ी ट्रैक्टर रैली होगी, देखते हैं क्या होता है। बड़ी ट्रैक्टर रैली होगी का मतलब क्या? एक सेकंड, बड़ी ट्रैक्टर रैली होगी मतलब ये कि बड़ी ट्रैक्टर रैली होगी, लाखों ट्रैक्टर यहां आकर के दिल्ली को घेरेंगे। खुद इन्होंने जो है दिल्ली की सड़कें रोकी हुई है, बाकी जो आवागमन की सड़कें वो भी ये रोक देंगे, और जहां ये रोकेंगे हम शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ करके वहीं बैठ जाएंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो हम सड़कों पर धरना दे सकते हैं। इसी तरीके से ये देश भी आजाद हुआ था, और ये अधिकार कोई जो है सरकार हमसे नहीं छीन सकती, संविधान का दिया हुआ अधिकार है हमें। दिल्ली को घेरेंगे। जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मैं आ रही हूँ सिरसा साहब और सापला साहब, फौरन आ रही हूँ सर। ये किसका अधिकार है पुष्पेन जी? मैं एनएसएसओ का डाटा 2012-13 जो अंतिम डाटा उसको कोट कर रहा हूं। धान पैदा करने वाले केवल 46 दशमलव कुछ प्रतिशत किसान धान बेचते हैं, बाकी सिर्फ कंज्यूम करते हैं। वो 46 का 13.66%, यानी कुल का 5.88% एमएसपी पे लेता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का किसान समृद्ध है। यहां कुल 5% किसान देश का रहता है, जिसमें से 6% मान लीजिए यहां 20% को मिलती होगी, वो 65% एमएसपी लेता है। अगर इस आधार पे आपके कहें तो 5 × 17 65 होता है। 1700% यदि आपको मिलेगा
तब जाके समृद्धि आएगी। और इतना बुरा है तो क्यों नहीं केरल का किसान आंदोलन कर रहा, जहां पीएमसी नहीं? क्यों नहीं बिहार का किसान आंदोलन कर रहा? क्यों नहीं बंगाल का किसान आंदोलन कर रहा? क्यों नहीं पूर्वोत्तर का किसान आंदोलन कर रहा? अरे और तो और छोड़िए, राजस्थान में 2 महीने हो गए सुनते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं हो रहा भाई? नहीं लीजिएगा। शाहजहांपुर में जाम है, और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है 129 लाख टन, और पंजाब भी सेकंड नंबर पे रहा है। अरे जहां जो चीज पैदा होगी वहीं से तो खरीदी जाएगी, या केरल में जाकर के आप जो है गेहूं की और उसकी खेती कर लेंगे? कोई मौसम भी होता है, कोई तरीका भी होता है, कोई भी चीज कहीं भी उग जाती है क्या? यही तो आपने अच्छी बात कह दी कि जो चीज जहां उगती तो फिर देश भर का आंदोलन नहीं हुआ ना। कहिए जहां उगती वहां का आंदोलन है। अब आगे मत कहिएगा देश भर का आंदोलन है, फिर आगे मत कहिएगा देश भर का आंदोलन। सुधांशु जी आपको दिखाइए, नहीं आपने गलत ट्रैक पे ले ली चीज। 23 फसलों का आंदोलन है, 23 फसलों का। सिरसा साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भी किसान इस आंदोलन में साथ हैं। आप बीते दिन गए भी थे, जरा वो दिखाइए तस्वीरें। आपने कहा कि पीलीभीत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पीलीभीत पुलिस ने फिर उसके नीचे लिखा कि नहीं हमें अरेस्ट नहीं किया है। जरा आपको सुना देते हैं एक बार वो हिस्सा जो आपने अरेस्ट की बात कही थी। इधर ईओडब्ल्यू ने आपके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है गबन का। दोनों पर आपका जवाब देंगे, पहले दिखा दीजिए जल्दी से। मुझे बड़ी हैरानगी है कि पुलिस किस कैपेसिटी में हमें प्रिवेंटिव अरेस्ट या हमें गाड़ी में बिठा के क्यों लाई है, और अगर मुझे अरेस्ट नहीं किया तो फिर ये किडनैपिंग भी है। और प्रिवेंटिव अरेस्ट किस चीज के लिए किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बड़ी हैरानगी है कि पुलिस किस कैपेसिटी में हमें प्रिवेंटिव अरेस्ट या हमें गाड़ी में बिठा के क्यों लाई है, और अगर मुझे अरेस्ट नहीं किया तो फिर ये किडनैपिंग भी है। और प्रिवेंटिव अरेस्ट किस चीज के लिए किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पीलीभीत पुलिस कह रही है आपको अरेस्ट ही नहीं किया, आप कह रहे हैं कि सरकार सबको टारगेट कर रही है। अंजना जी, मैं पीलीभीत में जब था तो मुझे 4 गाड़ियों ने आकर मेरे को एसओ ने अपनी गाड़ी में बिठाकर कहा कि मैंने मेरी वीडियो आपने वो दिखाई नहीं, मेरी वो भी वीडियो है जिसमें मैं पूछ रहा हूँ एसओ साहब से मुझे किस कैपेसिटी में अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। मैंने वो वीडियो भी कल ट्वीट की थी और आपके पास भी वीडियो है, मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप वीडियो भी दिखाएं। और एसओ मेरे साथ मुझे अपनी गाड़ी में बिठा रहे, क्यों बिठा रहे हैं? कह रहे मुझे पता नहीं, मुझे क्यों अरेस्ट करें, मुझे बता तो दीजिए मैंने क्या गैर कानूनी काम किया है। क्या किसान आंदोलन का समर्थन करना क्या कब से ये गैर कानूनी हो गया? और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये पीलीभीत ने पुलिस ने ये मेरे जो यहाँ के पुलिस अध्यक्ष खीरी हैं और शैलेंद्र कुमार जिला अधिकारी हैं, दोनों ने ये लिखकर भेजा कि ये मनजिंदर, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मनजिंदर सिंह सिरसा प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली से आने की सूचना प्राप्त हुई है और कोविड के संक्रमण के चलते जनपद की कानूनी शांति व्यवस्था की स्थिति के दृष्टिकोण से स्थानीय प्रशासन द्वारा किसान आंदोलन से संबंधित किसी भी वाहन अथवा ट्रैक्टर के फ्लैग मार्च अथवा रैली के आयोजन हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जहां भी मनजिंदर सिंह सिरसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मिले उन्हें रोकने का कष्ट करें और उन्हें जनपद खीरी के कानून व्यवस्था शांति से प्रतिकूल से रूप से प्रभावित ना होने दें। बताइए मेरे सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन मुझे बताइए जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ये DSGMC के ये जो आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के यहाँ पर हेड है उसके तौर पर चीटिंग का जो मुकदमा दर्ज किया है, अब उसको भी आप कहेंगे कि विच हंटिंग कर रही है सरकार? विच हंटिंग से ज्यादा है अंजना जी, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मैं प्रेसिडेंट नहीं था तब, मैं जनरल सेक्रेटरी था। जो प्रेसिडेंट था ये उसका क्या, दिल्ली में किसी की बात नहीं, मैं सरकार के दिल्ली पुलिस का वर्जन पढ़ देता हूं जो कोर्ट में दिया दिल्ली पुलिस ने। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी द नोटिस अंडर सेक्शन सो एंड सो वाज सर्व्ड टू DSGMC फॉर प्रोवाइडिंग द ओरिजिनल इनवॉइस एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द रिप्लाई ऑफ DSGMC and scrutiny of receipt, it was revealed that procedure of purchasing has been followed by DSGMC as per due regards and amounts of invoice were given. जल्दी से सुधांशु जी एक सेकंड। नहीं सर, आप इतनी अंग्रेजी मत पढ़िए ना, उसका हिंदी में आप लबो लो आप बताइए ना, हमारे दर्शक नहीं समझेंगे ना, हमें दर्शकों के हिसाब से चलना है। आखिर में जी आखिर में ये लिखा है, आखिर में लिखा हाउएवर during the past or जो order it is purchasing article during the full inquiry there is no foul play made, कोई भी foul play नहीं है, ये कोर्ट में दिया गया है। NIA इकोनॉमिक ऑफेंस विंग सबका इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों का समर्थन करने वालों को टारगेट करने के लिए। जवाब दीजिए सुधांशु जी। रात को 12 बजे देखिए, ये तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ही कुछ सदस्यों और पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा की गई शिकायत है, तो इसमें कोई सरकार का क्या रोल है? ये तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक की अंदरूनी जो भी व्यवस्था है या उसमें राजनीति कहें या जो कुछ भी विषय होगा, ये तो अंदरूनी सदस्यों का मामला है। आरोप उनकी तरफ से आया है, कोई आरोप बाहर की तरफ से तो आया नहीं।
तो इसके ऊपर सरकार की तरफ से कुछ बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता। सुधांशु जी, पर 2019 के जो आरोप जो हैं वो 2021 के अंदर रात को 12 बजे, आप देखिए रात को 12 बजे ऐसा क्या हुआ हमें बताया जाए। कोर्ट में दिल्ली पुलिस लिखकर दे रही है कि मेरे खिलाफ यहाँ दिल्ली की, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो प्रधान ही नहीं था, मैं तो जनरल अच्छा, सेक्रेटरी ये था। बताइए ना, चलिए कोई और है। ये मुद्दा आपसे भी बड़ा है और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ अगला सवाल, जो मैं वापस फिर सापरा जी के पास फौरन जाऊंगी। आप क्या साबित करने गए थे यूपी? आप कह रहे हैं कि यूपी के भी सारे किसान आप लोगों के आंदोलन में शामिल हो, साथ हो? नहीं, साथ हैं, इसलिए गए। यूपी के आंदोलन के जो किसान है वो साथ हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे थे 149 के। और आज गुरुपुरब का प्रोग्राम सुबह का रखा हुआ था खीरी के अंदर, पीलीभीत से आगे जो कि प्रोग्राम था। पहले वहां गुरुद्वारे में जाना था, उसके बाद प्रोग्राम, तो उसके बाद किसानों से मिल रहे थे। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि बता तो दीजिए हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। अब भी मैं वहीं घूम रहा हूँ, बताएं, मैं अभी भी वहीं पे हूँ। कौन सा हमने ऐसा गलत काम किया जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ गई? आप बताएं, अगर प्रशासन ने कोई गलत काम किया है। आप मेरे को 40 किलोमीटर तक गाड़ी में बंद करके लेके जाते हैं, 2 घंटे तक सिविल लाइंस, पुलिस लाइंस के अंदर रखते हैं, किसके लिए? कारण क्या? मुझे कोई जवाब दे दे, मैं तो कोई गलत काम किया नहीं। सुधांशु जी जल्दी से जवाब, जल्दी से। देखिए, जो मैंने सिरसा जी ने बात सुनी, उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि उनके लिए आदेश था कि इनको अवगत कराया जाए और इनको रोका जाए। गिरफ्तारी की तो बात थी नहीं, और ये भी स्वयं कह रहे हैं कि इनको रोककर और वापस ले जाके दूसरी तरफ छोड़ दिया गया। तो इसलिए यहां पर तो बहुत साफ है, गिरफ्तारी होती तो चालान होता है साहब, उसकी एंट्री होती है गिरफ्तारी की। तो आपने भी जो बोला उसमें गिरफ्तारी वर्ड नहीं है और ना ही कोई चालान वाली बात है। आज के जमाने में तो कोई आरटीआई लगा के निकलवा सकता है कि साहब ये गिरफ्तार हुए थे या नहीं। इसलिए यहां बिल्कुल साफ है कि बाहर से लोगों को नहीं आने देना था, वो रोकना था, रोक के आपको वापस भेज दिया गया। ठीक है, वापस किसानों के बड़े मुद्दे पर आते हैं। साबरा साहब, आज तो बात टल गई लगती है और कम से कम जो प्रस्ताव सरकार का था उस पर किसानों का भरोसा नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल अंजना जी, जैसे हम देख रहे हैं पिछले 58 दिनों से जिस तरह से ये सारा वाकया चल रहा है, किसान भी ये देख रहा है कि पूंजीपतियों के पोषण के लिए अन्नदाता का शोषण हो रहा है और धरती का लाल ये पूंजीपतियों के दलाल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो अपनी मांगे रख रहे हैं तो किसान की मांगे मान क्यों नहीं लेती है सरकार? आप नोटबंदी तो 4 घंटे में लगा देते हो, लेकिन किसानों के लिए आप 58 दिन और 11-11 मीटिंगें करते हैं। ये मीटिंग के जरिए से इनसे चीटिंग हो रही थी। ठीक है, ये लटकाने और भटकाने का काम सरकार कर रही थी। कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं, पहले सुनते हैं कृषि मंत्री को। इस वार्ता में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और भारत सरकार के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आप सबको मालूम है कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य और यूनियन के मध्य चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये चर्चा लगभग 45 घंटे तक हो चुकी है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और गरीबों के प्रति, उनके उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे, कृषि मुनाफे में आए, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, बिचौलियों की समाप्ति हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, नई नई तकनीक का उपयोग करें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सुधार बिलों को राज्यसभा और लोकसभा ने पारित किया था। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया।
और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें। और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने कहा ऐसी ताकतें हैं जो किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ इसमें कई ऐसे संगठन हैं जो लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किए कि कौन ऐसे किसान नेता हैं जो आपकी और सरकार की और किसान नेताओं की बातचीत को सफल नहीं होगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है।
तोमर साहब, अभी तक तो है आपका आप सरकार से ही चिट्ठियां जाती थी फार्मर यूनियंस को टॉक्स में बुलाने के लिए। आज के बाद क्या सरकार फिर से कुछ ऐसा चिट्ठियां भेजेगी या उनके रेस्पॉन्स के लिए वेट करेगी कि उनके रेस्पॉन्स के बाद ही ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विल हैपन? 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई, कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। तो मतलब आपने कहा कि आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि आंदोलन में जब किसान निहित है तो किसान का हित ही सर्वोपरि रहना चाहिए। अगर किसान का हित सर्वोपरि नहीं है और दूसरे हित अगर सर्वोपरि हो जाएंगे तो किसान के हित में निर्णय नहीं हो पाएगा। सर, ट्रैक्टर रैली को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ? लगता है कि जो किसानों के बीच में डिवीजन है, कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते, आपको ऐसा लगा बातचीत में? लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है और मैंने आज सहमत लोगों को और सहमत नहीं जो हैं उन सबको अपनी ओर से आभार प्रकट किया है चर्चा को सार्थक और सौहार्द बनाए रखने के लिए। आज किसानों ने तो आपसे कह दिया कि उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके ऑफर, तो अब और किस निर्णय का वेट कर रही है सरकार का? नहीं, सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने कहा कि उनपे अटैक हुआ था, दिल्ली पुलिस की कुछ किसी तरह की चूक थी, उनपे कमेंट करा। दूसरा सर, अब 26 जनवरी को क्या होने वाला है उसको लेकर के क्या बातचीत? ट्रैक्टर रैली सर। देखिए, दरअसल क्या है, मैंने उनको आग्रह किया है कि आपने आंदोलन को अनुशासित रखने का जो प्रयत्न किया है उसके लिए मैं पहले भी प्रेस के माध्यम से भी उनको धन्यवाद देता रहा हूँ, अंदर की चर्चा में भी धन्यवाद देता रहा हूँ और मैंने आशा व्यक्त की है कि आप लोग आगे भी जो आंदोलन करेंगे वह आंदोलन हिंसक ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो और अनुशासन बना रहे, यह मेरी निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है। अगर वो अपना निर्णय नहीं देते तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है? अगर वो मना करते हैं, लक्ष्मी, कल तो होने दो। बातचीत के बाद कोई उम्मीद आपको लगता है? किसान कुछ आएंगे आपसे मिलेंगे, आप अभी भी होपफुल हैं आज की वार्ता के बाद? मैं समझता हूँ हमेशा व्यक्ति को आशावान रहना चाहिए, आशा से ही आसमान टिका हुआ है। सर, आपको बातचीत में ऐसा लगा कि कुछ यूनियन ऐसी भी हैं कि जो शायद इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव है, कुछ यूनियंस का, क्योंकि कल वहां से भी जब मीटिंग आ रही थी तो कुछ लोग कहते थे कि हमने इनकार कर दिया, जब कुछ लोग कहते थे कि अभी फैसला नहीं हुआ। यूनियंस में भी आपको लगा कि कुछ लोग इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव हैं? जैसे मैंने पूर्व में ही कहा, शायद आपको ध्यान नहीं दे पाए होंगे, मैंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है। इस यूनियन की वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं, लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा। सर, आप लोग दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को कब तक बैठने देंगे? सर, ये मैक्सिमम कल तक का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर कल तक नहीं आती तो आगे फिर आप बातचीत करेंगे? देखिए, दरअसल क्या, मैं ज्योतिषी नहीं हूं ना भैया, कल क्या होगा मुझे क्या मालूम। नहीं, मान के नहीं चल सकते भाई। ये क्या मैक्सिमम है कि सरकार की तरफ से जो विकल्प दिया जा सकता था वो मैक्सिमम अधिकतम है? बिल्कुल, जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। ये तो कितनी बार बोलूं, आप अपनी तरफ से लिख लो बिना बोले। धन्यवाद। तो बैठक के बाद कृषि मंत्री सामने आया। ये 11वीं दौर की बैठक थी जो सरकार की तरफ से कृषि मंत्री पीयूष गोयल सभी उसमें शामिल थे और ये बैठक भी आज बेनतीजा रही। आपने कृषि मंत्री को सुना कि उन्होंने कहा कि हम जितना कुछ ऑफर कर सकते थे हमने किया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तो ऐसी ताकत है जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही है। पुष्पेंद्र जी, कृष्णवीर जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए।
पुष्पेन जी वो कह रहे हैं कुछ तो ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ऐसा ऑफर देने के बावजूद रोक लिया जा रहा है समझौते को। कौन सी ताकत है? नहीं, देखिए, ये को कमजोर करने के लिए, उसमें दो फाड़ करने के लिए और उसको किसानों को बरगलाने के लिए ये बात कही गई है मंत्री जी द्वारा, जबकि एकजुटता से जो सारे देश का किसान खड़ा हुआ है दो मांगों के प्रति। नंबर 1, एमएसपी लागू करो। क्या इन्होंने कहा अपने वक्तव्य में हमने एमएसपी लागू कर दी? और दूसरा, रिपील करो। रिपील वाली बात पर थोड़ा सा समझौता हो सकता था यदि एमएसपी लागू कर दी जाती। उसको ये नहीं कर रहे, दोनों ही मांगों पे अड़िग है। तो फिर हम भी बैठे हैं, देखते हैं अब कहां तक किसानों का पेशेंस। बैठे हैं, लोकतंत्र है, सर्दी है, बैठे रहेंगे। जवाब दीजिए सुधांशु जी। और ये वामपंथी संगठनों वाले कृषि संगठन है, इसका रेफरेंस बार बार क्यों आता है, जरा समझाइए सुधांशु। मैं बता रहा हूं क्यों आता है। अभी पुष्पेन जी ने कहा, मैं पुष्पेन जी पूछता हूं, एमएसपी आज की डेट पे लागू है या नहीं है? बोलिए हाँ या ना। लागू है। अरे वो मांग अलग है, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, एमएसपी आपने कहा एमएसपी नहीं दे रहे। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। हम गलत, हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे भी बाध्यकारी बनाइए, ये मांग है। आप इसको मत कहिए कि लागू है, लागू है, लागू है। क्या प्राइवेट सेक्टर पे लागू है? उसको बताइए। प्राइवेट सेक्टर पे आप लागू करने की बात कह रहे हैं तो आप चलिए, आप बताइए, ये कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है या प्रदेश को? बोलिए। केंद्र को है। केंद्र लागू केंद्र को है तो आज सापरा जी से कहिए आगे से अपना मुंह बंद रखें और कहें सुरजेवाला ने गलत बोला था। सापरा जी अभी माफी मांगे, दिखाइए अंजना जी सापरा जी को, जो कहते थे केंद्र को अधिकारी नहीं कहना चाहता। केंद्र को करनी है ये काम, केंद्र क्यों नहीं करता है? आप अरे एमएसपी अभी कितने लोगों को, इसको उलझाइए मत, उलझाइए मत। सुधांशु जी बताइए, अभी देश में कितने फीसदी किसानों को एमएसपी मिल रही है, ये बताइए। 6%। तो फिर ये लागू होना, कोई लागू होना है साहब? नहीं भाई, तो मैं कह रहा हूं, ये बता रहा हूं ये क्या है। सिर्फ 6% लोगों की बात है और इस वजह से 94% का इससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो उनको दिलाना है, इसीलिए दिलानी है उनको 94 को। अरे मान्यवर, मैं जवाब दे रहा हूं, आपका बिंदुवार जवाब। जो प्राइवेट पे आपने लागू होने की बात कही, सरकार तो गारंटी की बात कह रही है। प्राइवेट पे चलिए, आप दुनिया में कोई जगह बताइए जहां पर कि सरकार प्राइवेट के बाजार में मूल्य तय कर दे और चलिए तय कर दिया तो खरीदवा दे उसको। ये बैठे सापरा साहब डीजल को कर दिया ओपन और कह रहे हैं कि आप करिए। अब मैं आपको बताता हूं क्या समस्या होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं पुष्पेन जी। अगर मान लीजिए आज की डेट में जब भी आप किसी चीज का मूल्य निर्धारण करेंगे तो क्वालिटी के साथ करेंगे। अगर नहीं खरीदेगा तो आप क्या कर लेंगे? सरकारी हम बता रहे हैं आपको, खरीदने की तो आखिर में खरीदना सरकार को पड़ेगा। आज क्या है, आप ज्यादा चिंता मत करिए, खराब क्वालिटी की चिंता मत करिए, हम अच्छी क्वालिटी खरीदिए। आप बिल्कुल अच्छी क्वालिटी खरीदिए। अब हमें बोलने दीजिए। एक मिनट। अच्छा बोल लीजिए। मजदूरों की सुरक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट आपने क्यों लगाया? अपनी खुद की सुरक्षा के लिए आपने सेक्टर रेट जमीनों के क्यों घोषित किए हुए? इससे नीचे खरीद बेचनी होगी ताकि स्टाम्प ड्यूटी आपकी पूरी मिलती रहे। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार एक मिनिमम कैप लगा सकती है। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और हमने ये नहीं कहा है कि उस प्राइस पे खरीदे ही खरीदे, लेकिन यदि मार्केट में कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति उतरेगा तो उसको उससे नीचे खरीदने का अधिकार नहीं होगा। आप केवल ये करिए, अगर वो नहीं खरीदता है या जैसा भी करता है उसको हम देख लेंगे। आप गलत बरगलाने का काम न करें यहाँ पर। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर कृष्णबीर जी। चलिए, आपकी बात मैंने मान ली। अब दो समस्याएं हैं। आज तो 100 रुपए की चीज अगर मार्केट में उसकी कमी हो गई तो 120 में बिकेगी, और जिस दिन रूल बन गया कोई 120 में नहीं खरीदेगा, ये तय मान लीजिए पुष्पेन जी। जो ये कह रहे हैं वो किसानों को लाभ से वंचित करने वाले। दूसरा, जिस दिन क्वालिटी, आवाज बोल रहे थे, गलत बात कह रहे हैं, वो मिनिमम है। मैंने मिनिमम बोला ना। अरे भाई, अब आप फिर बोल रहे हैं। जब आप कानूनी बाध्यता लगाएंगे तो कहेगा मैंने कर दिया, बात खत्म। मिनिमम कहा है बाजार में देखिए, बाजार में ऐसा नहीं हो सकता कि मुनाफा तो लेंगे घाटा नहीं लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता बाजार में। अरे तो मार्केट में एंटर ना करें। या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यही होता है मार्केट में। ऐसा कभी नहीं होता। अब दूसरा मैं बता रहा हूं, दूसरी समस्या ₹20 का गेहूं खरीद करके और आदमी 1000 रुपए का बर्गर इस देश में। मेरी भी तो एक बात सुन लीजिए। आज मंडियों में समस्या क्या होती है कि जब जाता है किसान तो अंदर के सेटअप में जो बीच के दलाल होते मिल कहते हैं साहब अभी तो जगह नहीं रखने की, इसकी तो क्वालिटी ठीक नहीं है। फिर वो बाहर जाके मिडिल मैन को औने पौने दाम पे बेचता और वो तुरंत अंदर की सेटिंग होती है और वो उसको सही दाम पे ले लेते हैं। अब जानते क्या होगा जो आप कह रहे हैं रूल बना दिया भ्रष्टाचार। अब मेरी वाक्य पूरा हो जाने दीजिए।
100 रुपए की चीज है, अगर नमी आ गई, हल्का सा पानी गिर गया, नमी आ गई, अभी तो 100 की चीज 90 में बिक जाएगी। अब तो 90 में नहीं बिक सकती ना, 100 की 100 में ही बिकेगी। तो या तो 100 का 100 है या वो कूड़ा हो गया। और जब कूड़ा डिक्लेयर हो गया तो उसका कोई दाम नहीं मिलेगा। जैसे आपसे मैं सुधांशु जी गांव में रहे नहीं हो, एक मिनट, एक बात सुन लीजिए आप। अरे भाई बात तो सुन लीजिए आप, पूरी बात। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, आप पूरा नहीं होने दे रहे। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, 20,000 का मोबाइल है, पन्नी ना हो उसमें, पन्नी फट गई हो, खरीदेगा कोई? 20,000 आपको 15 में बिक जाता है। नहीं खरीदेगा, 20,000 का डब्बा हो गया। मैं बताता हूँ, जो बेचने वाला वो मर गया, जो सबसे बेचने वाला वो मर गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो सबसे बढ़िया क्वालिटी, सबसे बढ़िया क्वालिटी जो है बाजार में बिकती है या खाने के काम आती है। पुष्पेन जी मेरा वाक्य पूरा हो जाने दीजिए। आप जब बोले मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। और अब मैं एक वाक्य कह दूं फिर आप बोलिए। और जो मैं कह रहा हूं ये अनायास नहीं कह रहा हूं अंजना जी। याद करिए 1990-91 दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला देश कौन था? सोवियत संघ। और सोवियत संघ में रोटी के लिए दंगे हो रहे थे। दुनिया के सबसे ज्यादा गेहूं जहां पैदा हो रहा था, क्यों? सब कुछ सरकारी व्यवस्था से नियंत्रित था। खेतों में फसल उगी हुई थी, कटाई करने वाला नहीं था क्योंकि पैसा नहीं दिया सकता था। सब कुछ सरकारी समितियां कर रही थी। कट गई थी तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता था। ट्रांसपोर्टेशन, अरे मैं हकीकत बोल रहा हूं। 1991 याद करिए, दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले यहाँ सारी सरकारी व्यवस्था और दूसरी तरफ मार्केट में दंगे हो रहे हैं। और सुनिए एक बात, अरे जब भारत में 2013 में शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एफसीआई से का काम कर रहे हैं। भारत में भी सुन लीजिए सुधांशु जी, सुन लीजिए, यहाँ पर जो टॉप क्वालिटी होती है या तो बीज के काम आती है या खुद के खाने के काम आती है, उसके बाद सरप्लस है तो मार्केट में बेचने के काम आती है। उससे खराब है तो उसको अन्य तरीके से प्रयोग किया जाता है। भैंसों तक को हम खिला देते हैं, एक दाना भी बर्बाद नहीं होने दिया जाता इस देश के अंदर। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, पुष्पेंद्र जी, ये मत करिए आप 2011-12 में क्या बात कर रहे हैं? क्वालिटी जो आपको लगती है वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा खुले में सड़ रहा है, गरीबों में बांट दो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा खुले में क्वालिटी खरीदिए, गरीबों में बांट दो। आप धन्ना सेठों को बचाने का काम कर रहे हैं, केवल धन्ना सेठों को बचाने का काम कर रहे हैं आप लागू कर सकते हैं। अच्छा चलिए धन्ना सेठों की बात कर रहे हैं। पुष्पेन जी, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण का धन्ना सेठ कौन? नाम लीजिए। नेस्ले 60 साल से पंजाब में काम कर रहा है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धन्ना सेठ कौन खाद्य का? पेप्सी 1988 से काम कर रहा है। चोरी मिनिमम उसके ऊपर लगाइए। फायदा मिल रहा है तो फायदा दूसरों को मिलना चाहिए, और नुकसान हो रहा है तो क्यों नहीं आंदोलन किया? पेप्सी और नेस्ले लगाइए। जवाब दीजिए मुझे। एमएसपी लगाइए उसके ऊपर, हर एक धन्ना सेठ के ऊपर। अरे बताइए ना, नेस्ले और पेप्सी से फायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए, फायदा हो रहा है तो दूसरों एमएसपी के ऊपर खरीदेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमएसपी आपको लगानी पड़ेगी। आप एमएसपी से बच सकते हैं। एमएसपी की लड़ाई अच्छी है पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड अब दिखाइए सबको। एमएसपी की लड़ाई अच्छी है पुष्पेंद्र जी, धन्ना सेठों पर भी आप आक्रमण खूब कीजिए, लेकिन बिचौलियों पर भी तो आक्रमण कीजिए। आज बिचौलियों को बचाने की चिंता क्यों होने लगी है? सिर्फ पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में आड़तियों का जिक्र करते हुए अब आप बिचौलियों के भी हक में बोलेंगे तो ये कौन समझेगा? कृष्णबीर जी का एक रिएक्शन लेती हूं, फिर इस पर जवाब दीजिएगा। इस स्पेसिफिक इस टॉपिक पर आते हैं। और ये भी कहा है कृष्णबीर जी ने कि अब तो बड़ी रैली होगी, ट्रैक्टर से घेरेंगे दिल्ली को। गुस्सा है किसानों में क्योंकि कोई समझौता, उनका कहना है कि एमएसपी ही दे देते, कुछ तो देते। कृष्णबीर जी, देखिए, जो प्रस्ताव परसों मिला था और कल जिस पे चर्चा की गई आपस में, उसमें कुछ लोग इससे सहमत थे कि भाई ठीक है, ये 1.5 साल के लिए जो रुका जा रहा है सरकार, और दूसरी बात यह कि कमेटी बनेगी और वो सारे मुद्दों को, जिसमें एमएसपी भी है शामिल, वो मुद्दा है उसमें। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते और उन्होंने ही समझौते को रोका है। और उनकी वो कौन सी ताकतें हैं, मैं पहले दिन से अंजना जी कहता चला आ रहा हूं कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं और वो नहीं होने देंगे इस समझौते को। आखिर किसानों के हित में अगर ईमानदारी से हम लोग हैं तो फिर ये समझने की बात थी। हमने आपत्तियों पर क्यों बात नहीं करी? हमने किसी बिंदु पर बात क्यों नहीं करी? सरकार बार बार कह रही है बिंदुवार बात करिए। आखिर में कहा कमेटी बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कहा ना हम सरकार को मानते हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। मतलब ये कौन सा लोकतंत्र है देश का?
कि ना आप संसद में जहां कानून बनते हैं वहां मानेंगे, ठीक है, ना पुष्पेंद्र जी सुप्रीम जवाब कोर्ट देंगे मानेंगे, ना कमेटी मानेंगे। अब फिर नहीं, फिर एमएसपी का मुद्दा भी तो उसी कमेटी को दिया गया। एमएसपी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और वो बड़ा मुद्दा कमेटी को दिया गया परसों। अब उसको समझना, अब सुनिए, अब ये उनको तय करना है, ये कल का दिन है। हमारा तो उनसे सिर्फ इतना आग्रह है कि भैया किसानों के हित में एमएसपी का मुद्दा भी और ये कानून का मुद्दा भी, इसे सुलझवा लीजिए बैठ के, और तब बैठोगे, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। कमेटी का रोल एक लाइन का जवाब जल्दी से लेने दीजिए, एक बार जल्दी से दिखा दीजिए उनको। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए, और ये भी बताइए, एमएसपी चाहिए, बिचौलियों से छुटकारा चाहिए या नहीं, साफ बोलिएगा। बिल्कुल, बिचौलियों से छुटकारा भी चाहिए, धन्ना सेठों से छुटकारा भी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबके ऊपर लागू हो। अन्ना जी, इस देश के बिचौलिए, एक मिनट, इस देश के 94% किसानों के बिचौलिए लुटेरे हैं और वो दलाल हैं, उन्होंने लूटा है। ये बहस अनंत है, और ये चर्चा भी जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच चल रही है वो भी अनंत ही रहकर है, और इसीलिए हमने आज शो का नाम भी रखा था, दोनों अड़ गए खत्म कहानी। देखते रहिए आज तक।